हेलो एवरीवन, सो ये हमारी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की क्लास है और आज की क्लास में हम वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा विषय के प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे। ये जो प्रश्न पत्र है वो 2022 का प्रश्न पत्र है। इसमें 15 ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके आंसर मैं आपको यहीं पे टिक करा दूँगी। ये प्रीवियस ईयर है हमारा। और 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और 10 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर मैं आपको अपने नोट्स के थ्रू कराऊंगी। आप इसी तरीके से आंसर लिख के आइएगा, आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो मैंने आपके लिए ये खुद से नोट्स प्रिपेयर किए हैं, इसमें फ्लो चार्ट वगैरह मैंने सब बनाए हैं। आप भी इसी तरीके से एग्ज़ाम में लिख के आइएगा। तो चलिए अपने आज के पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? जॉन डीवी, अरस्तु, एडम्स या फिर सुकरात। सो ये जो कथन है वो जॉन डीवी का है, तो इसका ऑप्शन नंबर आ सही है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास या फिर सांवेगिक विकास। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है उसका सर्वांगीण विकास, मतलब कि पूरा का पूरा विकास। तो ऑप्शन नंबर सा राइट होगा इसका आंसर। प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या फिर फ्रॉवेल। इसका राइट आंसर है सुकरात। सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि को जन्म दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को रोचक एवं प्रभावशाली बना देती है चित्रकला, विज्ञान, शिक्षा में प्रयुक्त युक्तियाँ या फिर लेखन कला। तो क्या प्रभावशाली बनाती होगी? रोचक और प्रभावशाली शिक्षा में प्रयुक्त युक्तियाँ। ऑप्शन नंबर सा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है? प्लेटो, महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, रविन्द्रनाथ टैगोर। सो जो बुनियादी शिक्षा है वो महात्मा गांधी की शिक्षा थी, तो ऑप्शन नंबर दा इसका ठीक आंसर होगा। 1937 में जो वर्धा सम्मेलन हुआ था वहाँ पे इन्होंने अपनी जो शिक्षा थी उसको मूर्त रूप दिया था, इसका नाम रखा था बुनियादी शिक्षा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 17 फरवरी को, 11 फरवरी को, 22 मार्च को या फिर 8 जून को। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा है? रूसो, जॉन डीवी, मारिया मोंटेसरी या फिर फ्रॉवेल ने। सो ये जो कहा है वो फ्रॉवेल ने कहा है। ऑप्शन नंबर दा इसका राइट आंसर है। देवा स्वप्न नामक पुस्तक के रचनाकार हैं स्वामी विवेकानंद, राधा कृष्ण, गिज्जूबाई बघेला या फिर रूसो। तो दिवा स्वप्न जो पुस्तक थी उसकी रचना गिज्जूबाई बघेला ने की थी, तो ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर होगा। घर पर दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है औपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा या फिर औपचारिक शिक्षा। जो घर पे शिक्षा दी जाती है वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ। प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है, अच्छी है, परंतु मनुष्य के हाथों में जाकर खराब हो जाती है, ये कथन किसका है? प्लेटो, अरस्तु, रूसो या फिर फ्रॉवेल का। सो ये जो कथन है वो रूसो का है। ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर होगा। प्रोजेक्ट पद्धति किस दार्शनिक की प्रमुख विधि मानी जाती है? यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद या फिर प्रयोजनवाद। तो जो प्रयोग पद्धति है वो प्रयोजनवाद की एक प्रमुख विधि मानी जाती है। ऑप्शन नंबर दा इसका राइट आंसर होगा। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद या फिर सांख्य दर्शन पे। तो जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है वो यथार्थवाद पे आधारित है। ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर होगा। मूल हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? दर्शित, प्रेरित, नियंत्रित या उपयुक्त सभी। तो मूल जो होते हैं वो सारा काम करते हैं, तो ऑप्शन नंबर दा इसका राइट आंसर होगा। मक्तब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर या फिर उपयुक्त सभी। जो मक्तब है वो प्राथमिक स्तर से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर होगा। आदर्शवाद श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? आदर्शवाद का जो श्रेष्ठ योगदान है वो किस क्षेत्र में है? शिक्षण विधि में, उद्देश्य में, पाठ्यक्रम में या फिर बालक में। तो इसका जो मुख्य योगदान है वो है उद्देश्यों में। ऑप्शन नंबर बा इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारे 15 बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देखते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, रूसो का जन्म कब और कहाँ हुआ था?
सो जो रूसो का जन्म हुआ था वो हुआ था 28 जून 1712 में। कहाँ हुआ था? जेनेवा में हुआ था। रूसो एक महान दार्शनिक था। इसने एमिल नामक पुस्तक भी लिखी थी और इन्होंने वो वाला कथन दिया था कि जो चीज़ जब तक प्रकृति के हाथ में है वो अच्छी है, जैसे ही वो मानव के हाथ में जाती है वो खराब हो जाती है। तो उनका जन्म कब हुआ था? 28 जून 1712 में जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यम शिवम सुंदरम किस दर्शन का आधार वाक्य है? तो सत्यम शिवम सुंदरम किसी वस्तु या नीति की जांच की कसौटी प्रस्तुत करने वाला वाक्य है। यह कड़ो उपनिषद से लिया गया है। मतलब कि जो सत्यम शिवम सुंदरम है, ये जो वाक्य है वो कठो उपनिषद से लिया गया है। ये आदर्शवाद दर्शन का आधार वाक्य है। तो इसमें पूछा था किस दर्शन का आधार वाक्य है? आदर्शवाद दर्शन का आधार वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक तापमान से आप क्या समझते हैं? संक्षिप्त में समझाइए। तो वैश्विक तापमान से तात्पर्य क्या है? तो वैश्विक तापमान में वृद्धि से आशय हमारी पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि से है। यह वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ोतरी के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य का अर्थ क्या अर्थ है? किसी विद्वान की परिभाषा दीजिए। तो जॉन जे काने के अनुसार, मतलब ये विद्वान है, उनकी ये परिभाषा है, मूल्य वे आदर्श, विश्वास व मानक हैं जिन्हें समाज और समाज के अधिकांश सदस्यों द्वारा ग्रहण किया जाता है। ये डेफिनेशन लर्न कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सी है कि मूल्य वे आदर्श, विश्वास और मानक हैं जिसे समाज व समाज के अधिकांश सदस्यों द्वारा क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के दो शब्दों से मिलकर बना है। तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का जो अर्थ होता है वो होता है चारों ओर से, और आवरण का अर्थ है ढका हुआ। अर्थात पर्यावरण एक ऐसी चीज़ है या फिर ऐसा आप कह सकते हैं एक ऐसा वातावरण है जो किसी व्यक्ति या जीवधारी को चारों ओर से ढके हुए होता है या फिर घेरे हुए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या है? तो जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। उनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा सार्वभौमिकरण का अर्थ लिखिए। शिक्षा सार्वभौमिकरण का आशय बच्चों और स्थान की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार प्रत्येक स्थान पर शिक्षा की उपलब्धता कराना। मतलब कि हमें बच्चों की और स्थान की क्या विशिष्ट आवश्यकता है उनको ध्यान में रखते हुए उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं। तो वही है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वौद्ध शिक्षा क्या है? वौद्धकालीन शिक्षा प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक दी जाती थी। वौद्धकालीन शिक्षा मठों में दी जाती थी और मठों में शिक्षा देने से पहले उनका प्रवज्जा संस्कार किया जाता था। क्या किया जाता था? प्रवज्जा संस्कार। जिस तरीके से वैदिककालीन शिक्षा का प्रारंभ करने से पहले उपनयन संस्कार किया जाता था, वैसे ही बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवज्जा संस्कार किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के सामान्य उद्देश्य बताइए। तो शिक्षा के सामान्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। पहला है चरित्र व व्यक्तित्व का निर्माण होता है शिक्षा के द्वारा। दूसरा है बालक की आंतरिक अंतर्निहित जितनी भी शक्तियां हैं उसका सर्वांगीण विकास करना और या फिर संपूर्ण विकास करना। छात्रों को भावी जीवन के लिए तैयार करना सो दैट वो आने वाली जीवन की जो समस्याएं हैं उनसे लड़ सकें। समाज का सक्रिय व जिम्मेदार नागरिक बनाना, ये सब क्या है? शिक्षा के उद्देश्य हैं। औपचारिक शिक्षा की कोई एक विशेषता बताइए। औपचारिक शिक्षा वही शिक्षा होती है जो हम सब स्कूल में बैठ के पढ़ते हैं। औपचारिक शिक्षा द्वारा अतीत, वर्तमान और भावी जीवन के लिए तैयार किया जाता है। इस शिक्षा का पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है जो एक कुशल शिक्षक के नेतृत्व में छात्रों को पढ़ाया जाता है। यहाँ सीखने का माहौल नियंत्रित होता है और साथ ही साथ जो शिक्षा होती है वो क्रमबद्ध रूप से चलती रहती है। तो ये किसके बारे में है? औपचारिक शिक्षा के बारे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के प्रभावी कारकों के नाम लिखिए। तो शिक्षा को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो निम्न प्रकार हैं, जैसे कि विद्यालय हो गया, समाज, जनसंचार, राज्य और परिवार। ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, शिक्षा को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा आर्थिक कारण भी प्रभावित करते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, ये सभी कारण भी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंचार के 4 साधनों के नाम लिखिए। तो जनसंचार के जो मुख्य साधन है वो निम्न प्रकार है। वैसे 4 पूछे तो आप 4 ही लिख दीजिएगा, मैंने और भी लिख दिए हैं, जैसे कि इंटरनेट, मोबाइल, रेडियो, सिनेमा, टेलीविज़न, दूरदर्शन और समाचार पत्र। इनमें से आपको जो 4 याद रहे आप वो लिखाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदूषण का अर्थ लिखते हुए इसके प्रकारों के नाम बताइए। आपको अर्थ भी लिखना है और इसके कितने प्रकार होते हैं वो भी बताना है। पहले आप हेडिंग डालेंगे प्रदूषण, पर्यावरण में के किसी घटक में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन, मतलब कि अवांछनीय जो आप चाहते नहीं है वैसे परिवर्तन के कारण जीव जगत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। तो पर्यावरण में किसी घटक के में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जिससे जीव जगत पर प्रतिकूल मतलब कि उसके विपरीत में प्रभाव पड़ता है, उसे हम प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण निम्नलिखित प्रकार का होता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। लास्ट हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, टैगोर को किस धारणा में विश्वास था। तो मतलब कि टैगोर का मतलब क्या है, श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विश्व बंधुता और मानवतावाद के विश्वास करते थे। वे मानते थे कि हर व्यक्ति को विचार, विश्वास और अभिव्यक्ति करने की आज़ादी का अधिकार होना चाहिए। वो शिक्षा के जरिए समाज में सर्वांगीण विकास करना चाहते थे। तो उनकी धारणा क्या थी कि वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विश्व बंधुता और मानवता में विश्वास रखते थे, ये उनकी धारणा थी। अब हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होंगे यहाँ से। तो पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रकृतिवाद में पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए, वर्णन कीजिए। प्रकृतिवाद विचारकों के अनुसार विद्यार्थी पाठ्यक्रम निर्माण का आधार होता है, मतलब कि केंद्र में होता है। प्रकृतिवाद के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है बालक की रुचि, योग्यता और क्षमताओं का, बालक की आयु और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, वैज्ञानिक विषयों की प्राथमिकता और मानवीय विषयों की गौरता। प्रकृतिवाद के अनुसार निम्न विषय को हम पाठ्यक्रम में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि खेलकूद, गणित, शारीरिक विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। प्रकृतिवाद का मानना है कि शिक्षा का मकसद सिर्फ बालक को पढ़ाना या कुछ बातें रटाना नहीं है, बल्कि प्राकृतिक तरीके से बालक का सर्वांगीण विकास करना है। इसमें बालक को अभिव्यक्ति के स्वतंत्र अवसर प्रदान कराए जाते हैं, अर्थात प्राकृतिक पाठ्यक्रम का केंद्र क्या है, विद्यार्थी है। हमें विद्यार्थियों को ध्यान में रखते ही जो भी पाठ्यक्रम का निर्माण करना है वो हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में प्रकृतिवाद के योगदान का मूल्यांकन करिए। तो उसका क्या योगदान रहा है आपको ये बताना है। शिक्षा में प्रकृतिवाद का योगदान हेडिंग डालेंगे। आधुनिक शिक्षा में प्रकृतिवाद का योगदान निम्न प्रकार है। पहला है, प्रकृतिवाद विचारधारा के कारण ही वर्तमान समय में बालकों की रुचि, योग्यताओं, आयु, क्षमता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं आदि को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम बनाया जाता है और शिक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है, इंद्रियों द्वारा प्रशिक्षण कार्य करने का श्रेय भी प्रकृतिवाद को ही जाता है। प्रकृतिवाद ने शिक्षण कार्य में मनोवैज्ञानिक और प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का विकास किया है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 4, इसका मतलब कि पॉइंट नंबर 4, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कराने, व्यवहारिक क्रियाओं द्वारा ज्ञान निर्माण करने तथा अन्य कई विधियों का विकास किया है। मतलब ने काफ़ी सारी विधियों का विकास किया है। अब आप इस तरीके से एक फ्लोचार्ट बना के आ सकते हैं, अच्छा सा लगेगा। प्रकृतिवाद का शिक्षा में योगदान, पहला क्या है, बालक जन्म से अच्छा और शुद्ध होता है, ये प्रकृतिवाद मानते हैं। बच्चों को प्रकृति के अनुरूप बनाना, शिक्षा में शब्दों के स्थान पर अनुभव को अधिक महत्व देता, शिक्षा का आधार क्या होना, विद्यार्थी का होना, बच्चों के साथ बच्चों वाला व्यवहार करना। ठीक है, ये मत सोचिए कि उन्हें आपने एक बार उन्हें समझा दिया सब समझ में आ जाएगा, नहीं, वो बच्चे हैं, आप बच्चे ऐसा व्यवहार करिए।
बच्चे को शिक्षक, स्कूल व किताब से अधिक महत्व देना। तो आप सबसे ज़्यादा महत्व किसे देंगे? बालक को महत्व देंगे, ना कि किसी और चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? जलवायु परिवर्तन का अर्थ है पृथ्वी के औसत तापमान और मौसम पैटर्न में लंबे समय तक होने वाला परिवर्तन। ये जो बदलाव होते हैं उसका अध्ययन पृथ्वी के समय को दीर्घ अवधि में बांटकर किया जाता है। जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक कारण से भी हो सकता है और साथ ही साथ इसके मानवीय क्रियाकलाप भी हो सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से, जैसे कि वैश्विक तापमान तथा ग्रीन हाउस प्रभाव मानवीय क्रियाकलापों का परिणाम है। इसकी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण ये क्या होता है मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव या वैश्विक तापमान किस वजह से ये प्रभाव आ रहे हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती जा रही है। अब जलवायु परिवर्तन से असर क्या क्या पड़ते हैं? समुद्र का स्तर बढ़ जाता है या स्तर बढ़ जाता है या उसके स्तर में परिवर्तन जाता है। चरम सीमा की गर्मी पड़ती है। बारिश के पैटर्न व औसत में बदलाव आ जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत कम होती है, फिर बेमौसमी वर्षा होती है। वर्षा के मौसम में जो होता है उसमें वर्षा ही नहीं होती है। तूफान के पैटर्न में बदलाव आ जाता है। आग और सूखा पड़ना और बर्फ़ का पिघलना। तो ये सब क्या है? जलवायु परिवर्तन के असर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी पद्धति के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। मॉन्टेसरी पद्धति के सिद्धांत, ये हम हेडिंग डालेंगे। सबसे पहला सिद्धांत है आत्म विकास का सिद्धांत। मॉन्टेसरी का मानना था कि बालक का विकास बाह्य शक्तियों के द्वारा नहीं बल्कि आंतरिक शक्तियों द्वारा होता है। अतः शिक्षक को बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास करने पर ध्यान देना चाहिए। मारिया मॉन्टेसरी का कहना था कि बालक का एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है। तो विकास के क्रम में इन दोनों की ही अवहेलना नहीं करनी चाहिए, ना ही उन्हें दबाना चाहिए, ना ही उन्हें कुरूप बनाना चाहिए। तो ये मारिया मॉन्टेसरी ने कहा है कि बालक का एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है। तो इन दोनों को ही हमें दबाना नहीं है, ना ही इन दोनों को में से किसी को भी हमें कुरूप देना है, दोनों पे ही फोकस करना है। ये एक फ्लो चार्ट है मारिया मॉन्टेसरी के सिद्धांतों के ऊपर। स्वशिक्षा का सिद्धांत, मांसपेशियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत, आत्म विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व विकास का सिद्धांत, ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत और स्वतंत्रता का सिद्धांत। ये मारिया मॉन्टेसरी के ये सभी सिद्धांत हैं। दूसरा सिद्धांत क्या है? स्वशिक्षा का सिद्धांत। बालक को ऐसा वातावरण प्रदान करना चाहिए जिससे उसे अपने अनुभवों व क्रियाओं द्वारा स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण कर सकें। मॉन्टेसरी के अनुसार बालक को स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। शिक्षक को इस कार्य में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। जब बस नीड हो तब उसकी हेल्प कर दें, अदरवाइज बच्चे को खुद सीखने दें। तीसरा सिद्धांत है स्वतंत्रता का सिद्धांत। बालकों को अपने विचार, रुचि व भावनाओं को व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। यदि बालक को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो उसकी जीवन शक्ति का दमन हो सकता है। नेक्स्ट सिद्धांत है ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत। मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार ज्ञानेंद्रियां ज्ञान का द्वार है। क्या है? ज्ञानेंद्रिय ज्ञान का द्वार है और इनका जो विकास हो जाता है वो 7 वर्ष की आयु तक मतलब ऑलमोस्ट पूरा हो जाता है, या फिर वो उस टाइम पीरियड तक बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है। तो हम बच्चों को जो भी सिखाएंगे वो जल्दी सीख जाते हैं। तो इस समय तक ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है मांसपेशी प्रशिक्षण का सिद्धांत। मॉन्टेसरी पद्धति में मांसपेशी प्रशिक्षण को आवश्यक बताया है। इसमें बालक को खेलकूद व परिश्रम के अवसर प्रदान कराने चाहिए। हमारा लास्ट सिद्धांत है व्यक्तित्व विकास का सिद्धांत। बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास या सर्वांगीण विकास करना चाहिए, जिससे शिक्षक पथ प्रदर्शन का कार्य करता है। जिसमें जो शिक्षक होता है वो क्या करता है? मार्गदर्शन का कार्य करता है। एक और कथन है मारिया मॉन्टेसरी का, बालक के व्यक्तित्व का आदर करना चाहिए, उसकी उपेक्षा व अवहेलना करना उचित नहीं है। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय को शिक्षा का प्रभावी साधन किस प्रकार बनाया जा सकता है?
तो उत्तर है इसका, विद्यालय को शिक्षा का प्रभावी साधन निम्न क्रियाओं द्वारा बनाया जा सकता है। ये क्रियाएं कुछ इस प्रकार हैं। पहली क्रिया है शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण कर उसकी प्राप्ति हेतु पूर्ण प्रयास करना। विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करना, अर्थात छात्रों की विभिन्न तरीकों से समझाना। नेक्स्ट है विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को छात्र के दैनिक जीवन से जोड़ना। उचित पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना और कुशल शिक्षक के नेतृत्व में उन्हें प्रदान करना। विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। छात्रों को सामाजिक भावात्मक शिक्षा देकर उसे वास्तविक जीवन में आने वाली जो भी मुश्किलें हैं उससे निपटने के योग्य बनाना। शिक्षक को सभी विद्यार्थियों के साथ अच्छा और सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। सो यहाँ पे हमारा ये आंसर कंप्लीट होता है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा में जनसंचार की भूमिका के बारे में बताइए। अब आपको बताना है कि शिक्षा में जनसंचार की क्या भूमिका है, क्या महत्व है। तो शिक्षा में जनसंचार की भूमिका अहम है। यह पॉइंट के थ्रू आप समझ जाएंगे कि क्यों अहम है। पहला है संचार के जरिए छात्रों को मूल्यवान महसूस होता है और उन्हें सक्रिय रूप से सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। संचार से शिक्षकों और छात्रों के बीच की जो खाई होती है वो कम हो जाती है। संचार के जरिए छात्रों को विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी मिलती है और उनकी सोचने की क्षमता विकसित होती है। संचार से शिक्षा को बेहतर अनुभव मिलता है। संचार से शिक्षा में नई विधाएं विकसित होती हैं और छात्रों के लिए सीखना आसान और रोचक होता है। संचार से शिक्षा में विविधता और पहुंच बढ़ती है। संचार से अभिभावक शिक्षक साझेदारी कैसी होती है, मजबूत होती है। संचार से कक्षा प्रबंधन बेहतर होता है। और इसका लास्ट पॉइंट है संचार से छात्रों के संचार कौशल में सुधार होता है और वे अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में समाज की विवेचना कीजिए कि शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में समाज कैसा है, आपको इसकी विवेचना करनी है। शिक्षा के प्रभावी कारक रूप में समाज महत्वपूर्ण है। समाज के मूल नैतिकता और सिद्धांत एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण करेंगे जो इन मूल्य नैतिकता और सिद्धांतों को कायम रखेगी। शिक्षा के प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समानता और समर्थन का अधिकार मिलता है। मतलब कि शिक्षा से क्या मिलता है, प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समानता और समर्थन का अधिकार प्राप्त होता है। शिक्षा से समाज में सामाजिक और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होती है। शिक्षा से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। शिक्षा से असमानताएं जो भी होती हैं वो कम होती हैं। शिक्षा से समाज की समस्याओं का समाधान होता है। शिक्षा से मानव जीवन के हर पहलू पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, बताइए। जल संरक्षण क्या है, जल को बचा के रखना, यही क्या है, जल संरक्षण। जल की प्रत्येक बूंद हमारे लिए कीमती है, इसे बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जल संरक्षण में जल के प्राकृतिक स्रोत जैसे कि नदी, तालाब, वर्षा और भूमिगत जल आते हैं। औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण कुओं और तालाबों में लगातार कमी होती जा रही है और साथ ही साथ जो नदी का या फिर जो भी और जल है वो क्या होता जा रहा है, दूषित हो जा रहा है। जैसे हम पी नहीं सकते, भूमिगत जल भी बहुत नीचे होते हुए जा रहा है और भूमिगत जल का स्तर गिर रहा है जो भविष्य में जल संकट का कारण बन सकता है। अर्थात जल संकट से बचने के लिए जल संरक्षण अति आवश्यक है, क्योंकि जल है तो कल है। जल संरक्षण की आवश्यकता फ्लो चार्ट के थ्रू आप दिखा सकते हैं। जल संरक्षण से स्वच्छ शुद्ध पानी मिलता है। जल संरक्षण से जलवायु परिवर्तन को कम किया जा सकता है। जैव विविधता को संरक्षित किया जा सकता है। पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। ऊर्जा की बचत होती है। कार्बनिक फुटप्रिंट भी कम होगा और जल संकट से बचने में सहायता मिलेगी अगर हम जल संरक्षण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप हेडिंग डालेंगे औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। एक तरफ डालेंगे औपचारिक शिक्षा और एक तरफ डालेंगे अनौपचारिक शिक्षा। पहला अंतर का आधार है पाठ्यक्रम। औपचारिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होता है वो कैसा होता है? व्यापक होता है, बहुउद्देशीय होता है और जीवन से संबंधित होता है। जबकि जो हमारी अनौपचारिक शिक्षा होती है उसका जो पाठ्यक्रम होता है वो संकुचित होता है और सामाजिक वातावरण से संबंधित होता है। शिक्षक, इसमें शिक्षण कार्य के लिए शिक्षक की व्यवस्था होती है, जबकि जो हमारी अनौपचारिक शिक्षा होती है उसमें शिक्षण कार्य के लिए शिक्षक की व्यवस्था नहीं होती है। क्षेत्र, इसका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है और जो भी एजुकेशन दी जाती है वो नियमित और क्रमबद्ध तरीके से दी जाती है। जबकि जो हमारी अनौपचारिक शिक्षा होती है वो उसका क्षेत्र संकुचित होता है और उसमें कोई भी क्रमबद्धता नहीं होती। जब उसका मन चाहे शिक्षा ले ली, जब मन चाहे नहीं ली, तो वहाँ पे कोई भी क्रमबद्धता कॉन्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट आधार है अंतर का आधार है सीखने का तरीका। इसमें छात्रों को किसी विशेष क्षेत्र के बारे में सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान किया जाता है, जबकि जो अनौपचारिक शिक्षा होती है उसमें जो ऑलरेडी जो सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त है उसे व्यावहारिक रूप से अभ्यास करने के अवसर उसे मिलते हैं। सीखने का माहौल, इसमें शिक्षा एक नियंत्रित वातावरण में आमने सामने बैठकर या फिर ऑनलाइन रूप से होती है। इसमें सीखने का वातावरण अनियंत्रित होता है। इसमें ज्ञान वीडियो देखकर, चैट रूम में शामिल होकर, खेल व स्वाध्याय आदि द्वारा होता है। अब अन्य अंतर क्या है? औपचारिक शिक्षा अतीत, वर्तमान और भावी जीवन के लिए तैयारी करती है, लेकिन जो हमारी अनौपचारिक शिक्षा होती है वो वर्तमान जीवन पर अधिक केंद्रित होती है। तो यहाँ पे हमारे औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के बीच में जो भी अंतर था वो कंप्लीट होता है। और ये हमारा लास्ट लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसके बाद ये पेपर खत्म हो जाएगा। सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द क्यों आवश्यक है? जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर सर्वधर्म सद्भावना के वातावरण से हमारा देश और आगे बढ़ सकता है। सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द द्वारा पूरे देश में सद्भावना का वातावरण बनाया जा सकता है, जिसमें लोगों की आपसी घृणा समाप्त होगी और आपसी प्रेम और एकता, भाईचारे की भावना का विकास होगा। इसी वजह से क्या होगा? हमारा देश आगे बढ़ेगा जब हम जाति पाति धर्म संप्रदाय इनके बारे में नहीं सोचेंगे और इनके आधार पर एक दूसरे से घृणा नहीं करेंगे, आपस में मिलजुल के एकता के साथ रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये पेपर कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। बाय एंड हैव अ गुड डे।